हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज हम एक वही टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमने एक बार एकदम एक स्ट्रेंथ में डिस्कस किया था। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में वील बी डिस्कसिंग। द टॉपिक इज वेब3 एंड एआई, राइट। आप सब लोगों ने एक साल पहले चैट जीपीटी का कमाल देखा होगा, आप सब लोग यूज भी करते होंगे और आज आप जानते होंगे कि आई थिंक AI is the biggest weapon that a particular country or a particular organization can have। और इसीलिए ओपन AI वाया माइक्रोसॉफ्ट या फिर जो जेमिनाई वाया गूगल कर रहा है, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट और अचीवमेंट मानी जा रही है टेक वर्ल्ड के अंदर। बट इसी AI की पावर से कुछ लोग अलार्म हो गए, एंड सेंट्रलाइज्ड AI कैन बी अ वेरी बिग ब्रूटल वेपन फॉर द वर्ल्ड। और इसीलिए बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों ने जो एआई के अंदर काम करते थे, they realized that centralized AI can be a problem and that's why they started building the decentralized tech for AI। अगर एआई बहुत पावरफुल है, तो वेब थ्री एक तरीका है उस पावर को कंट्रोल करने का। अगर एआई एक बहुत बड़ा पद है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का, तो वेब थ्री एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है कि कैसे उसको रूल आउट करा जा सकता है, ताकि सेंट्रलाइज्ड पावर के थ्रू एआई कुछ गड़बड़े ना कर दे। और इसीलिए बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एआई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोजेक्ट्स और मिशंस हमारे सामने आए थे। उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स जिसने अभी अभी $85 मिलियन रेस करें, उसका नाम है सेंटिएंट। और आज हमारे साथ वन ऑफ द कोर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ सेंटिएंट हिमांशु है, जो कि हमारे साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंट्रलाइज्ड एआई की क्या जरूरत है, व्हाई सेंट्रलाइज्ड एआई हैज इश्यूज, और डिसेंट्रलाइज्ड एआई इज द राइट वे टू बिल्ड द राइट काइंड ऑफ एआई। क्या डिसेंट्रलाइज्ड एआई सेंट्रलाइज्ड एआई जितना पावरफुल हो सकता है? क्या उसके पास उतने रिसोर्सेज हैं? उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक सेंटिएंट विल बी डिस्कसिंग हिंदी के अंदर एकदम डिटेल में कि सेंटिएंट प्रोजेक्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड द इकोसिस्टम बिहाइंड द वेब3 आई। सो आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस पर्टिकुलर शो के लिए, एज आई एम, क्योंकि सेंटिएंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज अ प्रोजेक्ट विच इन माय ओपिनियन कैन चेंज द फेस ऑफ एआई। और इंडियन लोगों के द्वारा, इंडियन फाउंडर्स हु वर बोर्न इन इंडिया, उनके द्वारा चालू करा हुआ ये प्रोजेक्ट है। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर शो। उसके पहले मैं सबसे पहले वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर मुद्रेक्स, जिसने ये पर्टिकुलर शो स्पॉन्सर किया है। मुद्रेक्स इज अ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट क्रिप्टो कस्टोडियल प्लेटफॉर्म। तो अगर आप चाहो तो अपनी क्रिप्टो जो आप खरीदते हो उसको एसआईपीज या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू मुद्रेक्स पे जाके खरीद सकते हो। उसका यहाँ पे आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दिस पर्टिकुलर ऐप आउट। पर्सनली काशिफ और काफी सारे बड़े बड़े लोग इसको यूज करते हैं, एंड आई थिंक इट इज प्रीटी ट्रस्टेड। अगर आपको मुद्रेक्स के बारे में डिटेल में जानना है, तो हमने ईदुल के साथ एक डिटेल में वीडियो किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मुद्रेक्स की क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो यू कैन चेक दैट आउट। बट आज हम डिस्कस करेंगे वेब3 एंड एआई, and I bought on Himanshu for that particular thing. So first of all, welcome Himanshu bhai. Web3 की दुनिया में आपका स्वागत है। How are you feeling of after coming to this particular show? और हिंदी में सेंटिएंट के बारे में डिस्कस करने से आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया यार, थैंक यू प्रणव फॉर इनवाइटिंग मी। हिंदी में मैंने सेंटिएंट के बारे में सिर्फ आई गेस संदीप से डिस्कस किया होगा। संदीप और मैं ज्यादातर हिंदी में करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये हिंदी में इसके बारे में बात करना कुछ बहुत अलग है। हमारा प्रोडक्ट हिंदी में ही डिजाइन हो रहा है। That's amazing। और $85 मिलियन यार, इट्स अ बिग अमाउंट। मतलब एकदम प्री सीड में आई थिंक इससे ज्यादा पैसे किसी ने रेज नहीं किए होंगे। तो जब आप तुमने रेज कर रहे थे तब क्या हो सीड रहा के था? आगे प्री भी लगा दिया। सीड राउंड ही है, प्री हटा दो यार। प्री सीड हुआ ही नहीं ना सेंटिएंट का। हाँ, राइट राइट। तो तो रेस के समय कैसा चल रहा था? मतलब $85 मिलियन फॉर अ सीड राउंड इज रियली अ बिग अमाउंट, राइट? मतलब इतने पैसे शायद मेरे ख्याल से किसी ने रेज ही नहीं किया। तो उसके मतलब हम जाएंगे वेब3 एंड एआई के ऊपर, पर उसके पहले इफ वी गो इन द डिटेल, तो क्या वेंचर कैपिटल अभी फोमो कर रहे हैं वेब3 और एआई को लेके? क्या बिल्ड है, क्या इकोसिस्टम बन रहा है वेब3 और एआई का, जो $85 मिलियन रेज होता है? अच्छा क्वेश्चन है। इसके मैं भी खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं भी
मैं भी पहले कुछ और कर रहा था, मैं प्रोफेसर हूँ आईएससी में, लीव पे हूँ, आई एम नाउ 3 इयर्स ऑफ माय लीव। तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ वेंचर की दुनिया कैसे चलती है, लेकिन अब मैं थोड़ा ग्रेजुएट कर गया हूँ, 3 साल हो गए ना, तो बीए वाला पार्ट हो गया है वेंचर का। तो द थिंग इज, ये सीड है क्योंकि ये सीड राउंड है, क्योंकि स्ट्रक्चर है इसका, बट ये ऐसे सीड नहीं है कि हम पहले ये नहीं कर रहे थे। इसमें हमारा सबका जो टीम है वो इस तरह से बनाई गई है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सटीक टीम है। और वही हमारे पिच का भी पार्ट था कि यार हम लोग 20 साल से यही कर रहे हैं, और मतलब इट इज लाइक अ कल्मिनेशन पॉइंट इन आवर लाइफ। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए हमने सीड नहीं किया है राउंड ने सीड किया है, हम लोग सब पुराने लोग हैं। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस तरह का राउंड करना है तो पहले राउंड तो नहीं होगा तुम्हारा कभी। तुम्हें पहले अपना कुछ बैकग्राउंड लेके और एक सही टीम बनानी पड़ेगी जिसमें जो लोग, जिनका पूरा बैकग्राउंड इसमें आ सके। तो पहला पार्ट तो ये है कि ये हमारा बैकग्राउंड रिफ्लेक्ट करता है मोर देन एनीथिंग एल्स। दूसरा पार्ट तुम्हारा बिल्कुल सही है, वेब 3 का और एआई का फोमो तो है, और उसको फोमो को ऐसे वो अनसब्सटेंशिएटेड फोमो नहीं है। क्या है कि कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जब दुनिया की ओनरशिप रीअरेंज होती है, और हमें लगता है कि वो 500 साल में होती है, जब इंडिया में ब्रिटिश आए थे या वो आए थे, बट वो एक्चुअली कंटिन्यूसली हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब वेब 2 का हुआ था, तो 99 2000 सिमिलर टाइम, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड टाइम फ्रेम टू कीप इन माइंड। जो इंटरनेट के लिए वो टाइम था, वो एआई के लिए अब है। और क्योंकि जो लोग वो सक्सेस देख चुके हैं, उनके लिए ये फोमो और बड़ा है कि यार ये वाला मिस ना हो जाए, या जो उन्होंने जस्ट मिस किया या देखा, दोनों के लिए ये फोमो बहुत बड़ा है कि यार अभी दूसरा आ गया है, ये मिस ना हो जाए। तो वेब 3 तो एक साइड है, बट एआई का फोमो वेब 3 से ही बड़ा है एंड दैट इज ट्रू। So people are looking to find the next best idea in AI, and I don't think that window has closed. It has become maybe more competitive because everyone wants a piece in it. सबको चाहिए यार ये, ठीक है? तो it's very competitive, but window तो है, क्योंकि opportunity is very real. I feel that the value chain of the world is being reorganized. तो भाई सबको, जिसको कुछ स्टेक चाहिए फ्यूचर में, कुछ कर लो इस टाइम पे एआई के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग आपका थॉट है। बिफोर वी गेट इनटू योर पर्टिकुलर बैकग्राउंड, जो सब लोगों को जानना होगा, आपने अभी एक ट्रूथ बॉम्ब डाला कि मैं आईआईएससी का प्रोफेसर हूँ, और प्रोफेसर चेन्स वेब 3 में बहुत पुरानी है, तो उसके ऊपर भी आएंगे। पर उसके पहले इफ वी गो थ्रू, आपने बोला वेब 3 एंड एआई का बहुत बड़ा ट्रूथ बॉम्ब है, और द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ वेब 3 एंड एआई। तो वेब 3 एक अपना कैटेगरी था, एआई एक अपना कैटेगरी था, वेब 3 और एआई साथ में कैसे आ गए? मतलब एआई ऑफ कोर्स अपने जोन में खेल रहा था, और चैट जीपीटी ने उसका एक बहुत अच्छा लाइक डेवलपमेंट दिखाया, बहुत लोग उसके ऊपर बनाने लग गए चीजें। वेब 3 ने अपना विद इथेरियम ईटीएफ, बिटकॉइन ईटीएफ, डोनाल्ड ट्रम्प bowing for Bitcoin and internet's own currency, अपना खुद का एक पर्टिकुलर प्रोज एंड कॉन्स थे। पर वेब 3 और एआई का ये मिश्रण कैसा है? मतलब व्हाई डू यू थिंक दैट वेब 3 एंड एआई शुड बी टुगेदर, और कौन से पार्ट्स में वो साथ में हो सकते हैं? कैसे एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई एक सेंट्रलाइज्ड एआई से ज्यादा अच्छा है? Right. This is your opening question also, right? That's a longer question. उससे पहले वेब 3 और एआई साथ में कैसे हो सकते हैं? एक इसका 2 लेवल के आंसर है, एक इसका बड़ा हाई लेवल का आंसर है। जो भी चीज लोगों को टच करेगी और उसमें वैल्यू होगी, वो वेब 3 के साथ हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पानी पूरी हो, चाहे वो एआई हो, ठीक है? अगर उसका सब्सटैंशियल साइज है, पानी पूरी बोल दिया मैंने, अब वैसे मैं गोलगप्पे बोलता हूँ, अब मैं बड़े दिन हो गए मुझे बैंगलोर में, तो अब मैं पानी पूरी बोल देता हूँ, विच इज अ रिडिकुलस नेम फॉर गोलगप्पा, ठीक है? तो वो दोनों में हो सकता है। तो इतनी बड़ी वैल्यूएबल चीज है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, सबकी लाइफ को टच कर रही है, तो वेब 3 तो उसको टच करेगा ही करेगा। सब प्लेयर्स क्रिप्टो के उसको टच करेंगे, जो डेवलपर्स हैं वो उसमें डेवलप करना चाहेंगे, जो इनोवेटर्स हैं वो उसके प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बोलेगा कि यार एनवीडिया तो नहीं मिस हो गया, अब इसमें भी कुछ कर लूँ, तो उसका क्या वेब 3 काउंटर पार्ट क्या है? तो सब चाहेंगे, उसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, वो तो होगा ही होगा, जो भी इतना बड़ा मूवमेंट आएगा। इट्स नॉट जस्ट क्रिप्टो। तुम पूछ सकते हो कि एआई और बायो का क्या लेना देना है, एआई और फिजिक्स का क्या लेना देना है? हर यू गो टू एनी फील्ड राइट नाउ, पिक अप एनी डैम पीएचडी थीसिस, इट इज एआई फॉर एक्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो को टच कर रहा है, सबको टच कर रहा है, एवरी लाइफ इज बीइंग टच्ड, राइट? तो नंबर पार्ट 1 पॉइंट तो ये इसका मेटा आंसर है। अब दूसरा पार्ट तुम्हारे उसका ये है कि यार ये स्पेसिफिकली टेक्निकली डिसेंट्रलाइजेशन, ओपन सोर्स,
और ये जो फोर्सेस हैं इनका एआई से क्या रिलेशनशिप है। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे बनती है कोई टेक्नोलॉजी। एआई जैसी टेक्नोलॉजी कहीं कहीं आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं आई है, राइट। अगर तुम देखो कि एआई अपने आप में कोई कोर्स भी नहीं था किसी कॉलेज में 7 साल पहले, सिर्फ 7 साल पहले। आई डोंट नो इंजीनियरिंग कॉलेज में तुमने कोई एआई नामक कोर्स देखा होगा कि नहीं देखा होगा, नहीं था। मशीन लर्निंग का कोर्स था, ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स है, स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, ठीक है। इस तरह के कोर्सेज थे बहुत सारे। एआई नाम का कोई कोर्स नहीं था। कुछ कुछ कॉलेज में एनएलपी के कोर्स होते थे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। डिपेंड करता है, वो थोड़ा बिस्पोक टॉपिक है, जहां पे वो लोग थे वहां पे वो कोर्सेज थे। थोड़ा और पीछे जाओगे तो एआई के कोर्सेज थे, बड़े अलग थे। अगर तुम एआई के कोर्स देख लोगे तुम्हें लगेगा ये तो बिल्कुल ही कुछ बकवास कर रहे हैं। वो थोड़ा रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग और ये कुछ फिलोसफी टाइप के कोर्सेज थे, अजीब अजीब से थे, ठीक है। तो एआई अचानक से कहां से आ गया? तो वो अचानक से नहीं आया, एक बहुत सारा रिसर्च का डेवलपमेंट चल रहा है। ओपन सोर्स लाइब्रेरीज आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स नॉट गो टू बैक, बट इन रीसेंट टाइम ट्रांसफॉर्मर भाई गूगल ने बनाया, उन्होंने पब्लिश कर दिया, फिर एकेडमिक पेपर की तरह। फिर लोगों ने उसको बार्ट बिल्ड करके वो पब्लिश कर दिया मॉडल। फिर जीपीटी पब्लिश हो गया। ओपन एआई ने भी बहुत सारे बहुत ही अच्छे टूल्स फ्री में दे रखे थे लोगों को। जैसे कि मैं खुद ओपन एआई जिम से एक क्लास पढ़ा रहा था एक बार। इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग कि इतना सोफिस्टिकेटेड आरएल का टूल फ्रीली अवेलेबल है। तो इतना सामान इकट्ठा हो गया ओपन सोर्स में कि उससे फिर एक बहुत ही पावरफुल, आई थिंक दिस इज मे बी इट हैज हैपेंड बिफोर, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहा अभी टॉप ऑफ द माइंड, कि ये सबसे बड़ा वैल्यू अनलॉक हुआ है ओपन सोर्स से। जैसे ही वो अनलॉक होना स्टार्ट हुआ और उसमें बहुत फोर्सेस कंबाइन हुई हैं, हार्डवेयर कंबाइन हो गया, जीपीयू का कोई लेना देना नहीं था इससे, वो पता नहीं कैसे कंबाइन हो गया। तो हमेशा कुछ इतने बड़े ब्रेक थ्रू में हमेशा कुछ एक्सीडेंट और कुछ प्लेजेंट सरप्राइजेस होते ही हैं। तो दिस प्लेजेंट सरप्राइज ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज द रोल ऑफ जीपीयू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, केम आउट ऑफ नोवेयर, एंड kudos to NVIDIA to make the full use of it, right? तो वो हो गया। तो अब ये बन गया। जैसे ये बना तो एक क्वेश्चन खड़ा हो गया ओपन एआई के सामने कि यार अगर हम उनको गुड इंटेंशन का दें, अभी बेनिफिट ऑफ डाउट विच इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड गिव देम, बट लेट्स गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। तो उन्हें लगा यार अब हमें इसको आगे ले जाना है, तो हमें बहुत बड़ा फंड रेज करना है, हमें $10 बिलियन $20 बिलियन के रेज करने हैं, ठीक है। अब हम कैसे करें इसको क्लोज ओपन रखते रखते? ओह कोई चांस नहीं है, वी विल क्लोज इट, we will make a closed AI and we will grow it that way. That's how that open AI actually became closed AI. 1819 में जो वो फिर एलॉन मस्क और उसका डिसएग्रीमेंट हुआ, वो यही है ना कि एलॉन मस्क के लिए तो ये एक्टिविज्म था एक तरह का। मे भी हो सकता है ही वाज आल्सो थिंकिंग बिगर, बट एक एक्टिविज्म की तरह से उसने लिया हुआ था इसको कि एआई को ऐसे करना है वैसे करना है। बट सामा के लिए ये एक्टिविज्म नहीं था, उसके लिए इट्स अ स्टार्टअप ऑफ हिज लाइफ टाइम। तो वो उसको बोल रहा है मैं तो बड़ी कंपनी बनाऊंगा यार, मैं गूगल बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, आई विल डिसरप्ट गूगल। तो उसने वो रेगुलर वेंचर पाथ लिया, तो वो क्लोज्ड एआई बन गया। अब उस क्लोज्ड एआई वो इतना पावरफुल बन रहा है, तो उसके अलग इंप्लीकेशन और आ रहे हैं कि यार कौन डिसाइड करेगा कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करेंगे, कौन डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा अलाइनमेंट चाहिए, लेफ्ट विंग राइट विंग। ये वेस्टर्न वर्ड है, इंडिया में तो पता नहीं कौन से इनके विंग है अलग डायरेक्शन के, लेफ्ट राइट ये सब वेस्टर्न वर्ड है। इंडिया में तो इसके 50 ग्रेड एग्जिस्ट करते हैं, मैं कौन सा वाला चाहता हूँ, तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो अब ये पहले तो वैल्यू सारी अनलॉक हो गई, लोग सरप्राइज है कि क्या बोल रहे हो तुम, सारी फ्रंट एंड की जॉब ले जाओगे और वो हमारे पास उसका कुछ से ही नहीं होगा। इट्स अ बिग डील, यू नो, इट विल चेंज द सोसाइटी एट अ फंडामेंटल लेवल। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज बनने लगी, इंडिया की तो इकोनॉमी चलती है उससे, वियतनाम को भी इंपैक्ट पड़ सकता है ऐसी बातों से, तो मतलब कंट्रीज डिसरप्ट हो सकती हैं। तो एक ये भाई जॉब का क्या होगा। फिर दूसरा होने लगा कि गूगल का जो फोपा हुआ है, जब जेमिनाई आया तो जो उसका अलाइनमेंट था, इट सरप्राइज पीपल कि यार ये कौन सा, इट्स बिकॉज गूगल इज अ ग्लोबल कंपनी एंड अ स्मॉल ग्रुप sitting in a California echo chamber, which has a very interesting view of world, but it's limited to their local environment, and they enforced it on the entire world through their Gemini output. कि जेमिनाई को तुम कुछ पूछो तो वही जैसे फेमस एग्जांपल है दो चार कि नाजी सोल्जर की फोटो दिखाओ तो वो ब्लैक फोटो दिखाता है। तो ये कैसा ओवर करेक्शन है, राइट? क्रेजी। तो ये तो खराब कर देगा सब। तो फिर अलग वरी हो गए, और फिर उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल के वरी हुए कि यार अगर एआई इतना पावरफुल है कि वो इंटरनेट में कंट्रोल करेगा, सिक्योरिटी बग्स ढूंढेगा, तो फिर तो ये हाथ से ही बाहर निकल जाएगा। तो ये क्लोज्ड एआई में क्या हो रहा है, शुड बी लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ
क्लोज्ड एआई कंपनीज, ओके। तो भाई सैमा ने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, नहीं नहीं नहीं, ये उनका आंसर है, ऐसा नहीं है कि ये हम ही को चिंता है इस बात की, उनका भी एक इस पे नैरेटिव है ना, लाइक द लार्जेस्ट रेज ऑफ ऑल टाइम, राइट, उनका भी कोई नैरेटिव है इस पे। उनका नैरेटिव ये है कि यार नहीं 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 नहीं, वी हैव टू मेक डेमोक्रेटिक एआई। अभी सैमा ने पिछले वीक एक आर्टिकल लिखा है, आई थिंक वॉशिंगटन पोस्ट में था, डेमोक्रेटिक एआई बनाते हैं। क्या है भाई उसका डेमोक्रेटिक एआई? वो कहते हैं कि बड़ा सिंपल है, दो तरह की कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक जिनका राजा यूएस है, और दूसरी हैं अथॉरिटेरियन जो है चाइना और रशिया। और ये अथॉरिटेरियन कंट्री को एआई नहीं मिलना चाहिए, और ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज को मिलना चाहिए, और यूएस को वो कोलिशन रूल करना चाहिए, और जो भी हमारे साथ आएगा उसको हमें हेल्प करनी चाहिए। तो मुझे तो इसमें किसिंजर याद आ गया कि ये 70s वाला यूएस है, अपना वो वाला वो कर रहा है, गुड फॉर हिम, भाई उसका कंट्री तो यूएस ही है, गुड फॉर हिम। वो सोच रहा है कि रेगुलेटरी फोर्सेस अलाइन कर लूं अपने साथ, तो इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा कि भाई है डेंजरस, बट चिंता मत करो, यूएस तुम्हारा ध्यान रखेगा। यूएस तुम्हारा ध्यान। और एक ही कंपनी है जो सबकी माँ है, वो है ओपन एआई, राइट। ये उसका व्यू है इसके बारे में। मैं और तुम आई एम श्योर इससे अग्री नहीं करते ना, तो हम इससे करते हैं कि डेमोक्रेसी का राजा यूएस है, ना हम इससे अग्री करते हैं कि यूएस को ये पावर दे दोगे तो वो इन सबका ध्यान रखेगा। Because we have always been on the, not we, but like not personally me, US is my second country in the world. I studied in the US, gave me a lot. But as in India as a country has been at a receiving end of all this madness. अब इसका सवाल ये है कि भाई और क्या आंसर है इसका? इसका दूसरा आंसर है ओपन सोर्स एआई, डिसेंट्रलाइज एआई। ये दोनों टर्म थोड़ी अलग अलग है, ओपन एआई और डिसेंट्रलाइज एआई थोड़ी अलग अलग टर्म है, इन पे बात कर सकते हैं, बट वो इसका उल्टा आंसर है। अभी हमने उसको पूरी तरह डिफाइन नहीं किया है, अभी हमें बस ये पता है कि एक और आंसर होना चाहिए जहां पे ये रेगुलेटरी ना हो, क्लोज ना हो, और अलाइनमेंट फिक्स ना करें कुछ कंट्रीज। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो आंसर क्या है, और उस आंसर में ब्लॉकचेन का क्या रोल है, क्रिप्टो का क्या रोल है, ये वो सेकंड पार्ट है। राइट, तो उसमें हम जाएंगे, पर मैं आपने जो बोला है वो बहुत ही मेरे ख्याल में इट इज अ बिग लर्निंग फॉर मी एज वेल। मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ सबके लिए। सो बेसिकली व्हाट हिमांशु वाज ट्राइंग टू से इज ओपन एआई जो है वो एक तरह से एक एनजीओ या एक तरह से एक फाउंडेशन की तरह चालू हुई थी, which was just meant to have tools of humanity to give people power, right? पर जब उसके रिजल्ट्स दिखने लग गए, ओपन सोर्स टूल के रिजल्ट्स दिखने लग गए, तब सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के फाउंडर है, उन्होंने बोला यार इसको क्लोज सोर्स करके एक बहुत बड़ी कंपनी बना देते हैं, गूगल और इट विल compete with बिग फोर्स एंड स्टफ लाइक दैट। और उसी समय ओपन एआई एक क्लोज्ड एआई बन गया, और मेरे ख्याल से उसका एक फॉर प्रॉफिट वेंचर भी चालू हो गया वहीं से। और उसी समय सारी प्रॉब्लम आनी चालू हुई, क्योंकि इतनी बड़ी रिवॉल्यूशनरी थिंग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लोगों की जॉब्स खा जाएगी और अपने हिसाब से इंटरनेट को गवर्न करेगी, जो सबसे बड़ी पावर है, वो एक पर्टिकुलर कंट्री के एक पर्टिकुलर कंपनी के हाथ में नहीं होना चाहिए, वरना उसके हिसाब से ही दुनिया के सारे प्रोस्पेक्टिव बनने चालू हो जाएंगे। अगर ओपन एआई चाहेगा कि दुनिया एकदम सोरोस की तरह चले, तो वो एकदम लिबरल डेमोक्रेटिक अपने उस तरह के एजेंडा फैलाएगी। अगर ओपन एआई चाहेगा कि भैया यही डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट बने, तो वो उस हिसाब से अपने आप को गवर्न करेगी और उस हिसाब से रिजल्ट्स और रूल्स बनने चालू होंगे। और इसीलिए सेंट्रलाइज्ड एआई जितना पावरफुल है उतना ही अलार्मिंग भी है, क्योंकि आई थिंक दुनिया में एक तरह से डिक्टेटोरियल पावर बन सकता है एक कंपनी के थ्रू, यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि आई थिंक ओपन एआई का मिशन नहीं है, पर उस डायरेक्शन में वो जा रहा है, बिकॉज द पावर दैट एआई कंट्रोल्स। और उसी समय पे what decentralized or closed source open source AI is trying to do as well is कि ये एक आंसर है, चलो सेंट्रलाइज्ड ओपन एआई सेंट्रलाइज्ड एआई एक आंसर है, हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड डायरेक्शन में सोचना चाहिए, जहां पे टूल्स ऑफ ह्यूमैनिटी हर इंसान को डेमोक्रेटिकली डज नॉट डिपेंड इफ ही लिव्स इन चाइना, इफ ही लिव्स इन रशिया, ही लिव्स इन इंडिया और ही लिव्स इन अमेरिका, सबके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, और उसको अच्छे से ट्रेन करके उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की भी लोगों के पास पावर होनी चाहिए।
And I think that's where the power of OpenAI comes in. So not just so the world would not just have one answer that OpenAI or Google's Gemini gives, but it has much more answers which people themselves have created and people themselves have trained, right? Is that correct? बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छे से समराइज किया. राइट, सो दैट इज व्हाट इट इज. अब हम जाते हैं थोड़ा डिटेल में. ओपन एआई और डिसेंट्रलाइज्ड एआई में क्या डिफरेंस है और डिसेंट्रलाइज्ड एआई का पावर क्या है उस पे. ओके, ग्रेट. तो पहले ओपन सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हमें पता है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसका कोड हमें रेपो में दिख जाता है, उसका कोड हम डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसमें कुछ लाइसेंसेस होते हैं, उन लाइसेंसेस की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं. सम ऑफ दोस लाइसेंसेस लाइक MIT लाइसेंस अलाउज यू टू कमर्शियलाइज इट, कि तुम उसको जो करना है करो, उसको काटो पीटो अपने बेचो, कोई दिक्कत नहीं. दूसरे और रेस्ट्रिक्टिव ओपन सोर्स लाइसेंस है जो थोड़े और एक्टिविस्ट ड्रिवन है, जो कहते हैं भाई नहीं 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 इसको तुम करो बट तुम हमारे मिशन को खराब नहीं कर सकते, अगर तुम इसको यूज करते हो इसी में कंट्रीब्यूट बैक करो, यू आर नॉट अलाउड टू यूज इट फॉर योर इंडिविजुअल लोकल. तब ये सब अलग अलग थॉट प्रोसेस है जो ओपन सोर्स कैप्चर करता है. ऐसे 50, तो ये लाइसेंसेस 3-4 पॉपुलर हुए हैं सॉफ्टवेयर में. अब अगर आप उसी का अगर आप देखोगे एआई में क्या हो रहा है ओपन सोर्स लाइसेंस में, तो एवरी मॉडल कम्स विद इट्स ओन टर्म्स एंड कंडीशन. अब वो लाइसेंस पागल हो गई है, 1000 तरह के हैं. जैसे कि लामा का लाइसेंस बड़ा स्पेसिफिक है, उसमें है कि इट्स फ्री एंड ऑल दैट अंटिल यू हैव 700 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स. तो वो उसका मतलब ये भाई गूगल ना ले यूज कर ले, हद मत करो, ठीक है. तो और उसका ये भी मतलब है कि तुमसे हमें कोई डर नहीं लगता. अगर तुम्हारी कोई तुम ठीक है बड़ी कंपनी हो स्विगी, बट ले लो यार, तुम क्या ही करोगे इसका, तुम्हारे 700 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर हैं क्या, अगर हो जाए तो बताना, ठीक है. तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी भी उन्होंने दे दिया, राइट. इट्स अ ह्यूज नंबर, राइट. 700 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर, इट्स अ बिग नंबर, ठीक है. तो एक ये लाइसेंसिंग और ओपन सोर्स की दुनिया है जहां पे ऐसे मिलता है. अब एआई में ओपन सोर्स में 2-3 ग्रेड है. तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक थोड़ा मिसकंसेप्शन दूर करता हूं, लोगों को लगता है लामा ओपन सोर्स है क्योंकि लामा के वेट्स मिल जाते हैं. दैट इज करेक्ट, इन दैट सेंस इट इज ओपन सोर्स मॉडल, बट तुम्हें उसका डेटा और उसका कोड नहीं मिलता जिसने उसको बनाया है. तो इन दैट सेंस इट इज नॉट ओपन सोर्स. एक बार हिमांशु आप थोड़ा सा एआई बनता कैसे उसको ही बता दो, क्योंकि लोगों को वेट्स और ये नहीं पता होगा. तो एआई कैसे बनता है यार, मैं एआई कई तरह का होता है, और ऐसे जैसे एज आई वाज सेइंग, ये एआई बिल्कुल नया टर्म है, ये मीम है एक्चुअली. पहले इसको मशीन लर्निंग बोलते थे, पहले इसको कुछ बोलते थे. तो अभी लेट्स से मॉडर्न सेंस में जो एआई हम लोग बोल रहे हैं वो 2-3 मॉडल थे जो बड़े पॉपुलर हो गए. हाँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड होते हैं, एक आर्किटेक्चर का नाम है, एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन है जैसे ट्रांसफॉर्मर होती है. आई डोंट नो, अगर तुम ई के लोग हो तो तुमने फूरियर ट्रांसफॉर्म सुना होगा कभी. yes. तो वो पहला कॉलेज पुराना के टर्म्स की बात है, फूरियर कॉलेज के ट्रांसफॉर्म. टर्म का, वो पुराना, वो 300 साल पुरानी डिस्कवरी है जो जिसने सिमिलर रेवोल्यूशन खड़ा किया था. क्या होता है, मैथ में ऐसे स्ट्रक्चर डिस्कवर होते रहते हैं टाइम टू टाइम जो बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक कर देते हैं. अब हम लोग ने यूज टू कर लिया अपने दिमाग में कि भाई जो वेव्स हैं वो फ्रीक्वेंसी में चलती हैं, हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी पे फोन यूज कर रहे हैं, बट ये ब्रेक थ्रू है कि तुम फ्रीक्वेंसी को टाइम की तरह यूज कर सकते हो. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ने वो ब्रेक थ्रू किया, वो एक ब्रेक थ्रू था. फिर मशीन लर्निंग की दुनिया में ऐसे कई ब्रेक थ्रू आए हैं, उनमें से एक था कुछ 30 साल पहले वेवलेट्स था, ठीक है. 30-40 साल पहले वेवलेट की दुनिया आई कि अब भाई ये वेवलेट्स आ गई, इससे हम ये करेंगे, इमेज में वो करेंगे. तो मैं 2002 में मैंने अपना अंडरग्रेड स्टार्ट किया था. उस टाइम पे जब हम कॉलेज में थे तो वेवलेट की बड़ी एक्साइटमेंट थी, खत्म हुआ था जस्ट वो. तो हम लोग बोलते थे वेवलेट से ये बना लो वो बना लो, सब वेवलेट के प्रोजेक्ट करते थे सब लोग. उस टाइम पे न्यूरल नेटवर्क भी था, बाय द वे. 2002 इतना पुरानी टाइम नहीं है, बट इंडिया में माहौल नहीं फैला था. जैसे कि कैरेक्टर रिकग्निशन आ चुका था, बट वो ऐसा नहीं था कि यही करो, ठीक है. तो वेवलेट की दुनिया थी, और भी स्ट्रक्चर आए, जैसे एसवीएम आया एक स्ट्रक्चर, ठीक है. ऐसे कई कंस्ट्रक्शन आते गए. एक ये कंस्ट्रक्शन आया डीप नेटवर्क का, जिसने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी जो हमने कभी सोची नहीं थी कि ऐसे सॉल्व हो जाएंगी इतने आराम से. हम सोचते थे कि इसके लिए बायोलॉजी समझनी पड़ेगी, कैसे ह्यूमन देखते हैं समझना पड़ेगा, फिर कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज नेट. तो वो स्ट्रक्चर आएगा यार, ये कोई कंस्ट्रक्शन है डीप नेटवर्क की मल्टी लेयर, और हाँ ये कंस्ट्रक्शन तो पुरानी है बट हम इसको यूज कर सकते हैं. वी हैव द कंप्यूट टू यूज इट, आई विल कम टू हाउ यू यूज इट, ठीक है. तो वो आया स्ट्रक्चर. तो ऐसे ही करते करते फिर उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर आया जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, जो एलएलएम का स्ट्रक्चर है.
और उसका एक भाई स्ट्रक्चर है, भाई नहीं काफी अलग है बट सिमिलर है, वो है डिफ्यूजन मॉडल जो जनरेटिंग इमेज के लिए यूज होता है। तो ये दो स्ट्रक्चर पकड़ लो, अभी तक रफली इन दो स्ट्रक्चर्स के अराउंड काफी दुनिया चल रही है अभी मॉडर्न एआई की, ट्रांसफॉर्मर और डिफ्यूजर। ठीक है, बीच में कई और भी आए थे स्ट्रक्चर जो हमने जिनका सक्सेस आया बट इतना अब नहीं है, जैसे RNN का स्ट्रक्चर था, LSTM था, ये सब इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाए, इनका टाइम वापस आ सकता है, एक जस्ट टू बी श्योर। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर तो आ गए। अब कोई भी एक ऐसा मॉडल लो, व्हाट इज एआई? एआई इज अ फंक्शन विच कैप्चर्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एज एन इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, उसको वो कैप्चर करना है। तो जो देख रहा है कि भाई जब ये इनपुट मिलता है तो ये आउटपुट होना चाहिए, रफली इस तरह के बिहेवियर को कैप्चर करना है। तो तुम कुछ डेटा पॉइंट लेते हो और इस फंक्शन को उसमें फिट करने की कोशिश करते हो, जैसे लाइन फिट करते हैं किसी पॉइंट्स में, ऐसे ही तुम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन फिट करने की कोशिश करते हो और उसको फिट करने के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ताकि मिनिमम हो जाए लॉस, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जीपीयू से सॉल्व होती है इस स्ट्रक्चर्स की। जीपीयू ने वो पार्ट सॉल्व कर दिया कि यार ये इतना जो मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क है, इसको कहीं फिट करने के लिए जो कंप्यूट चाहिए, अगर सीपीयू से करोगे तो सही नहीं, इसको पैरेलाइज करना पड़ेगा। और वो पैरेलाइजेशन स्ट्रक्चर जीपीयू में नेचुरल है, बने थे जीपीयू इस तरह की। एक्चुअली द रीजन आई ब्रॉट आउट फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड वेवलेट ट्रांसफॉर्म वाज बिकॉज जीपीयू वाज वेरी गुड फॉर दोस स्ट्रक्चर्स। वेवलेट ट्रांसफॉर्म जीपीयू को बहुत करता है, इमेज प्रोसेसिंग बहुत यूज होता है वो सारा चीजें। ठीक है, तो अब वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी काम आ गया। तो ऐसे आइसोलेशन की डिस्कवरी नहीं है, ऐसा नहीं है, वही लोग जो इमेज में काम करते हैं वही लोग को ये पता लग गया, तो इट्स अ रेगुलर डिस्कवरी दैट वे। सो बेसिकली एआई इज कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपने एक मॉडल लगाया उसके अंदर एंड यू गेट रिजल्ट्स, और उसके बाद आप उसके ऊपर जीपीयू लगा रहे हो ताकि वो जो रिजल्ट्स हैं उनको ढंग से फाइन ट्यून किया जा सके, उसी को वेट्स बोलते हैं, राइट? उसी को वेट्स बोलते हैं जो फाइनल। अगर आप लाइन का एग्जांपल ले लो तो लाइन के सिर्फ दो पैरामीटर होते हैं, स्लोप और कहां पे वो टच करता है, ax प्लस b वाली जो लाइन होती है, तो सिर्फ वो दो पैरामीटर लर्न करने पड़ते हैं। अब इस मॉडल में कई बिलियन पैरामीटर है, राइट? 7 बिलियन पैरामीटर है लामा 7B में, राइट? और अभी जो मॉडल चल रहे हैं बड़े ओपन एआई के, वो 1 ट्रिलियन पैरामीटर के पास जा रहे हैं, राइट? 500B, जैसे अभी लामा 3.1 जो रिलीज हुआ 405B, उसमें 405 बिलियन पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़े मॉडल है। क्यों बनाने इतने बड़े मॉडल? क्या वो क्वेश्चन है जो सॉल्व करें? ह्यूमन नॉलेज में क्या सॉल्व करना चाहिए? तो ये भी एक सरप्राइजिंग कहानी है कि क्या निकला वो बात। ये दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग स्टोरी। क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन थियरिस्ट हूं, तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि नाक के जैसे निकाल के लेगा। ये प्रॉब्लम हुआ है जो इन्फॉर्मेशन थियरिस्ट सालों से कर रहे हैं। वो ये प्रॉब्लम है कि अगर तुम थोड़े से और बूढ़े हो, तुम लग नहीं रहे हो, तो तुमने नोकिया के फोन यूज करे होंगे। नोकिया के फोन में T9 डिक्शनरी होती थी, राइट? वो T9 डिक्शनरी क्या करती है? तुम्हारे सेंटेंस कंप्लीट करती है, बस नेक्स्ट वर्ड लेके आती है। तो ईमेल कंप्लीट भी यही करता है, ऑटो कंप्लीट। Turns out this is the problem to solve. Turns out that if you solve this problem to death, then you get this great intelligence. थोड़ा फिलोसॉफिकल लर्निंग भी है इसमें कि ह्यूमन नॉलेज इज कैप्चर्ड इन वॉट एवर ह्यूमन से। दिमाग में तुम्हें लग रहा है तुम्हारी और ही बहुत नॉलेज, अभी इस पर डिसएग्री कर सकते हैं हम, ठीक है, बट अभी तक की इंटेलिजेंस की स्टोरी यही है एआई की कि यार जो तुमने बोल रहे हो ना वही तुम्हारी नॉलेज है, उसके बाहर कुछ नहीं है। तो अगर मैंने बस तुम्हारी तरह बोलना सीख लिया, लिखना सीख लिया, बोलना सीख लिया वर्ड्स में, लैंग्वेज में, तो आई हैव द होल ह्यूमन नॉलेज। तो ये थीसिस उठाओ और अब बोलो अब मैं कहां से कैप्चर करूं ये ह्यूमन नॉलेज? तो भाई इंटरनेट पे सारा डेटा पड़ा है। क्या मैं सारा इंटरनेट डेटा माइन कर सकता हूं फॉर प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट सेंटेंस? उतनी नॉलेज क्या मैं कैप्चर कर सकता हूं? विकीपीडिया, रेडिट, स्टैक एक्सचेंज, ये सारी जो चीजें हैं जिनको हम बहुत यूज करते हैं, पहले मैं क्या इनको मास्टर कर सकता हूं? दैट्स व्हाट ओपन एआई डिड, कि ये सारा डेटा मैं लेके ट्रेन कर दूं इस मॉडल को कि इस सब डेटा के लिए वो प्रेडिक्ट करना सीख जाए। ओके। तो जब उन्होंने ये किया तो 60-70% एक्यूरेसी आ गई कुछ बेंचमार्क में, एंड दैट इज दिस रेवोल्यूशन। दिस इज अ रेवोल्यूशन ऑफ 60% एक्यूरेसी। जो हमें इतना अच्छा लगता है, ये 100% एक्यूरेसी नहीं है, ये 50-60%, 60-70% एक्यूरेसी है, राइट? इफ यू लुक एट एनी बेंचमार्क, दैट्स वेयर दे गो, राइट? दैट इज व्हाई इट्स सो रिमार्केबल कि अब हमने ये अब तक आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इसमें बहुत सरप्राइजेस हैं कि यार सिर्फ वो टोकन प्रेडिक्शन लर्न करके कि अगला वर्ड प्रेडिक्ट करो, मैंने इतना कुछ कैप्चर कर लिया नॉलेज के बारे में। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, पीपल वुड नॉट हैव गेस्ड दिस, आई थिंक। ओके,
गॉट इट। बहुत बहुत मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल हो गया, थोड़ा सा हेवी भी हो गया, पर मैं एक बार कर दो अगर यार, कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। मैं थोड़ा सा उसको अगर लेयर 2 पे ले जाऊं, उसको थोड़ा सा लेयर 1 से लेयर 2 पे ले जाऊं, तो मैं ये बोलूंगा कि एआई एक तरह से एक ह्यूमन ही है, क्योंकि उसको ह्यूमन की तरह बात करना आ गया है, सोचना आ गया और प्रेडिक्ट करना आ गया है। बट इसलिए वो ह्यूमन से अच्छा हो सकता है क्योंकि उसके पास जो ह्यूमंस के पास नॉलेज है, जो कि उनके स्पेसिफिक फील्ड की है, उससे कई गुना ज्यादा नॉलेज है, जो कि इंटरनेट की पूरी नॉलेज हो सकती है, राइट? एंड दैट इज वेयर होल ऑफ द लाइक रिवॉल्यूशन पैन्स आउट। एक तरह से आप बोल सकते हो कि एआई इज इक्वल टू 10,000 or even 100,000 humans and their knowledge combined into one person, क्योंकि उसको उसके जैसा बोलना आ गया और 60-70% एक्यूरेसी के साथ वो उन 10,000 या 1 लाख लोगों की बात को और नॉलेज को रख के आपको रिजल्ट दे सकता है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है? क्यों ये जो सेंट्रलाइज ओपन एआई बना है, चैट जीपीटी ने इतना बढ़िया बना है, मैं उसको यूज करता हूँ। मैं अपने बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज में होंगे, उनको कोई असाइनमेंट देना है प्रोफेसर के द्वारा, जैसे कि आप देते होंगे अपने स्टूडेंट्स को, मैं आई एम ऑन द फटाफट लीव। डाला। आप तो लीव पे, पर जिसने भी डाला फटाफट डाला, उसको रिजल्ट मिला, चैट जीपीटी से खुश है वो। क्यों उसको एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई की जरूरत है? क्यों वो जाए लाइक वेनिस एआई और इन सब चीजों के पास, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों के पास? बिकॉज एट द एंड अ यूजर वांट्स इज जस्ट हिज वर्क टू बी डन, और चैट जीपीटी और जेमिनी अगर दे पा रहे हैं जवाब, तो क्यों एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई की जरूरत है? या तो हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट हुए थे कि ओपन सोर्स क्या होता है मॉडल में, फिर डिसेंट्रलाइजेशन पे आते हैं। ठीक है, तुम्हारा वो क्वेश्चन तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि बिकॉज इट विल बी नीडेड फॉर द नेक्स्ट आंसर जो तुम बोल रहे हो, कि सिर्फ वेट ओपन सोर्स नहीं होता है, वो कौन सा डेटा उसके अंदर गया वो भी ओपन सोर्स का पार्ट है। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन ये है कि फेसबुक ने वो डेटा क्यों नहीं ओपन किया है? ऐसा क्यों है कि फेसबुक ने अपने मॉडल के वेट दे दिए जो उन्होंने फाइनल लर्न किया, वो पूरा डेटा क्यों नहीं ओपन किया? अब क्योंकि उसमें बहुत बड़ी लीगल लायबिलिटी है। फेसबुक को नहीं पता उस डेटा में क्या है, किसी को नहीं पता, इट्स टू मच डेटा, सो नो वन कैन बेट इट। ठीक है, तो आई गिव यू अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ इट। इसका एक एग्जांपल है, एक डेटा सेट है लायन 5B करके है, विच इज अ डेटा सेट विच इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग दिस इमेज लेबलिंग मॉडल्स, कि भाई इमेज का कैप्शन जनरेट करना है। ठीक है, तो उसमें इमेजेस हैं और उनके ऊपर कैप्शन या कोई डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है वो क्लिप मॉडल, उस पर ऐसा लोग बोलते हैं ट्रेन हुआ है। ऑब्वियसली वो तो ओपन एआई नहीं बोलेगा किस पे हुआ है, बट उस पर काफी हद तक लगता है उस पर हुआ है। और लावा जो क्लिप पे ही ट्रेन हुआ है वो भी उस पर ट्रेन हुआ है। तो ये जो डेटा सेट है ये बहुत साल से चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है मेरे हिसाब से मैं कुछ ज़्यादा इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट ये मुझे एक कहानी पता है कि 1-1.5 साल पहले इस डेटा के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक पिक्चर मिल गई लोगों को। अब उसका इम्प्लीकेशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का लॉ जो होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें एज अ यूजर ऑल्सो इफ यू बिल्ड समथिंग ऑन इट यू आर लायबल। और तुमने अब एक ओपन एआई की एपीआई यूज करके अपनी ऐप बना दी कुछ इमेज के बारे में, इमेज जनरेट करने की या कुछ, वो ऐप तुमने दे दी एक कस्टमर को, वो कस्टमर को सर्च कर रहा है क्योंकि उस डेटा सेट में वो इमेजेस हैं, इट कैन इन प्रिंसिपल जनरेट दैट इमेज एंड शो इट टू यू। तो वो लायबिलिटी तुम्हारी बन गई एज अ मिडिल यूजर। ठीक है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लायबिलिटी है, तो इसलिए डेटा को ओपन करने के जो implications हैं वो बड़े डीप हैं। तो देयर इज नो वे अ कंपनी लाइक मेटा विल एवर ओपन सोर्स इट्स डेटा। अब क्यों चाहिए हमें ओपन सोर्स डेटा? क्योंकि हमें उसको ऑडिट करना है, हमें यही चीजें चेक करनी है कि सेफ्टी गारंटी क्या है, उसमें कोई ये चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मूवी वो पिक्चर तो नहीं है, और वो इतना बड़ा डेटा है कि ह्यूमंस को कहीं देखना पड़ेगा। तो उस ये बड़ी फ्रिक्शन है। मेटा भी चाहता है कोई देख दे भाई, पर कैसे होगा? वो उसको ओपन कर देगा तो लीगल लायबिलिटी हो जाएगी, तो वो कभी नहीं कर पाएगी कोई सेंट्रलाइज कंपनी। तो उसका सेफ्टी इंप्लीकेशन है, उसकी सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है। तो अब ये एक पार्ट हो गई। अब सवाल ये है कि कैसे बनता है एआई? डेटा आता है, मॉडल आते हैं, वो ट्रेन होते हैं, लोग अपना पर्सनल डेटा लाएंगे, उस पर ट्रेन करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, ऐसे करके फिर फाइनली वो एआई बनता है। और ये एआई का डेटा ओपन होना चाहिए एडिटिंग के लिए, ये सब बातें हमने कर ली। और उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, भाई सबको मिल जाए, बनाओ सब अपना अपना। अगर वो इतनी वैल्यू लॉक कर रहा है तो बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए।
ये मे बी आई अंडरस्टैंड व्हाई अ मेटा वुड नॉट एग्री विद दिस, बट यू एंड आई ऑफ कोर्स वांट टू हैव दैट से, राइट? मुझे चाहिए यार, और ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं क्या ऐप बिल्डर बन जाऊंगा? मुझे तो और अंदर जाना है, पूछना है भाई और कहाँ से उखाड़ सकते हैं, ऐप बिल्डर तो नहीं बनना मेरे को तो और उखाड़ना है, कुछ जड़ से उखाड़ना है, राइट? तो वो कौन देगा मुझे एक्सेस? तो उसके लिए है अ पार्ट कि यार हम चाहते हैं कि इकोसिस्टम जहां पे सारे फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एआई आर अवेलेबल इन ओपन सोर्स एज दे वर जस्ट 5 years बैक। कोई हम ऐसी हवाई बात नहीं बोल रहे हैं, 5 साल पहले ही था ये दुनिया, ठीक है? तो सारे अवेलेबल हों। नंबर 2, जब ये पावरफुल एआई बने, अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो कुछ तो इससे गवर्नेंस इकोसिस्टम होगा, कुछ तो इसका मोनेटाइजेशन इकोसिस्टम होगा, कुछ तो वो वाला पार्ट होगा। वो पार्ट हम अग्री करते हैं कि कुछ उसमें से डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रूली कम्युनिटी बिल्ड एआई है, सो इट शुड बी गवर्न्ड बाय सम कम्युनिटी रूल्स, सम मोर ओपन रूल्स, रादर देन whims and fancies of one person who, you know, who one day decides कि डेमोक्रेसी इक्वल्स टू यूएस, और फिर उसका अपना चल रहा है उसके ऊपर, राइट? तो हम चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल ड्रिवन हो, और उसमें वो वहां पे वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए पार्ट। उसको एटलीस्ट फॉर मी दैट इज द पार्ट व्हिच नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज कंप्यूट भी होना चाहिए भाई। ये भी कई लोग बोलते हैं यार ये क्या हो गया, सारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस पावर इज एनवीडिया, एनवीडिया जायंट, उसको कौन डिसरप्ट करेगा? तो वो बात भी सही है, उसमें भी एक मिशन बनता है। तो उधर से वो डिसेंट्रलाइजेशन का नैरेटिव आता है कि द एआई आर्टिफैक्ट्स comprising the models, the data sets, the code which went into it, for example LoRa की लाइब्रेरी, जो Velour जो लाइब्रेरीज हैं, जो पूरा PyTorch का इकोसिस्टम है, they all remain decent. Like CUDA, for example, CUDA is a great example of how a centralized company has to rely on decentralization to create its moat. NVIDIA का मोट उसका कोई जीपीयू तो है नहीं, उसका मोट तो CUDA है, और CUDA तो पूरा ओपन और डिसेंट्रलाइज है। तो हम लोग उसी तरह की दुनिया चाहते हैं पूरे एआई के लिए। क्या सब डिसेंट्रलाइज करो, खेलने दो लोगों को ओपनली, और अच्छा बनने दो कि बहुत इनोवेट होना है, बहुत वैल्यू क्रिएट होनी है, उसका गवर्नेंस सब ओपन करो, और उसका गवर्नेंस एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल से चलने दो कि किसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा कंट्रीब्यूशन के लिए, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन सी पॉसिबल अलाइनमेंट हैं, ये सब डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल से चलने दो। राइट, सो बेसिकली व्हाट यू वांट इज ओपन सोर्स, पर ओपन सोर्स के अलावा you want the governance to be in a decentralized fashion, और वही decentralization है आपके AI के अंदर. That's how AI and Web3 are getting together. Open source AI is not Web3. Open source AI plus decentralized decision making is AI and Web3, right? दैट इज करेक्ट। एक तरफ इसमें एक और सीक्रेट पार्ट है कि भाई ओपन सोर्स एआई को मोनेटाइज करने की बैटल कई लोग कई बार हारे हैं। दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू दैट ओपन एआई स्टोरी। तो वो कैसे होगा, उसका आंसर भी क्रिप्टो है। ओके मोनेटाइज कैसे करोगे उसको यार? तो एक क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, अगर तुम्हें सैम ऑल्टन मिल जाए, मेरी बात सुने, बोलेगा यार ये सब तुम बोल रहे हो, तुम्हें लगता है हमने नहीं सोचा? ये हमने तो 5 साल किया है ये, एंड वी हैड इलॉन मस्क विद अस, व्हाई डू यू थिंक वी लॉक्ड इट? ठीक है, तो उसके लिए आंसर है कि हाँ भाई तुम सही हो, तुम्हारा एक व्यू है। हम लोग मोनेटाइजेशन हम क्रिप्टो के साइड से आना चाहते हैं कि वहां पे भी तो एक मोनेटाइजेशन पॉसिबल है जहां पे ओपन सोर्स भी है, और क्रिप्टो प्लस क्रिप्टोग्राफी, राइट? यू हैव टू मेक श्योर दैट पीपल कैन नॉट जस्ट फ्रीली कॉपी एंड स्टील। व्हेन आई that should not be the case, right? When I say decentralized protocol, it means that if you take that artifact and you grow it into something bigger, at least the community who help you build it should get rewarded for whatever. वहां पे भी क्रिप्टो का रोल है, वहां पे क्रिप्टो का रोल। अब जो हम डेटा अपना दे रहे हैं ओपन एआई को इंप्रूव करने के लिए, उसमें भी क्रिप्टो का रोल है कि यार रिवॉर्ड देते रहो ना बदले में उसके, जब भी तुम्हें इंप्रूवमेंट हो। व्हाट इज द तो वो वाला पार्ट भी है इसमें कि द आंसर व्हिच ओपन एआई कुड नॉट गिव कैन कम फ्रॉम क्रिप्टो। बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक बात बोली है, मैं इसको पूरी तरह से थोड़ा सा समराइज करना चाहता हूँ लोगों के लिए। आई होप दे उनको समझ आए कि क्या इसका रीजन है। सबसे पहले ओपन एआई एक फाउंडेशन बना था जिसको ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को प्रमोट करना था। फिर 2019 में उनको पता चला कि इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्लोज सोर्स एआई बना दिया, जो कि बहुत डेंजरस है क्योंकि वो अपने एजेंडाज एंड प्रोपेगेंडाज को फैला सकते हैं। बट उसके बाद भी फेसबुक, मेटा और इन तरह के लोगों ने कुछ वेट्स को ओपन सोर्स किया, पर पूरे इंफॉर्मेशन को, एआई कैसे बनता है, बेसिकली बहुत सारा डेटा, फिर उसके ऊपर एक बहुत सॉलिड मॉडल लगता है,
और उसके बाद उसमें ट्रेनिंग होती है ताकि आपको एंड रिजल्ट मिल पाए। इन सब चीजों में से उनने सिर्फ और सिर्फ वेट्स और मॉडल को ओपन सोर्स किया, डेटा को ओपन सोर्स नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लीगल इम्प्लीकेशंस। व्हाट सेंटिएंट इज ट्राइंग टू डू, अगर हम एक उसका एक मिशन स्टेटमेंट देखें तो वो चाहते हैं कि एआई को बनाने के लिए, जो मॉडल बनाने के लिए चाहिए होता है, डेटा, मॉडल, ट्रेनिंग एज वेल एज द रिजल्ट, सब कुछ ओपन सोर्स हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसको चलाने का तरीका, इस ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से सेंटिएंट मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं गिटहब ऑफ वेब3। थोड़ा बहुत मतलब उससे भी ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, उसके अंदर क्रिप्टो और सब चीजें, पर गिटहब और वेब3 बोलूंगा तो मैं बेसिकली ऐसे मान लो कि सेंटिएंट या फिर ये पूरे प्रोटोकॉल को चलाने का, जिसके अंदर सब कुछ ओपन सोर्स है, उसको चलाने के लिए एक काउंसिल या कमिटी ना हो, एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, दाओ की तरह हो, जो कि वोट करके रिजल्ट्स बना सके। बिकॉज एआई इज वेरी पावरफुल, there is a good chance that open AI will be as or even more powerful because it will be built by the community itself जो डेटा देती है। तो उसको चलाने के लिए और उसके डिसीजन लेने के लिए भी कम्युनिटी ही रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। और क्योंकि उसको कम्युनिटी चला रही है, बना रही है, तो दे नीड टू बी इंसेंटिवाइज्ड फॉर द सेम। और उसके लिए द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो एंड क्रिप्टोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंटिएंट इज अ मिक्स ऑफ ओपन एआई which is open source now, plus decentralized governance and decentralized monetization via crypto. Is that correct? In spirit it is completely correct, बट अब इसमें है भाई क्या टेक्नोलॉजी बनाओगे, क्या जीटीएम होगा, और थोड़े ऐसे वर्ड यूज करो जो थोड़े नए हो। अब तुम गवर्नेंस वगैरह बोलते हो तो लोग सो जाते हैं, अरे गवर्नेंस बोल दिया, अच्छा क्या हुआ, डाओ बोल दिया डाओ तो बोल उसके दिया तो ऊपर बोल ही जाते हैं। उसके ऊपर आएंगे, पर उसके पहले मेरे को सेंटिएंट को बनने की But vision, स्टोरी जाननी है। just on a strong thing like this, absolutely correct on the vision part. This is our vision, correct. Right. So the vision is absolutely where this wants to land। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक फ्लफ नहीं है। बहुत बड़े बड़े एआई के लोग जो ओपन एआई में काम कर रहे थे, जो सेंट्रलाइज्ड एआई में काम कर रहे थे, उनने इसकी रिस्क देख के उसे छोड़ा है और डिसेंट्रलाइज्ड एआई की दुनिया में आने की कोशिश करी है। क्रिप्टो वेब3 के थ्रू एक गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से रियल और नॉन थ्रेटनिंग एआई बनाने की कोशिश करी, और सेंटिएंट भी उसी डायरेक्शन में एक एफर्ट है, राइट। तो अब हम जानना चाहते हैं कि मैं सेंटिएंट की वेबसाइट पे जाता हूँ, कोर कंट्रीब्यूटर्स व्हिच आई कैन सी, वो बड़े दे आर पीपल हु आर ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस इन वेब2 एंड वेब3, ऑल ऑफ इट। प्रमोद, ही इज इनकी एक खुद की विटनेस चेन भी है वेब3 के अंदर, एंड ही इज वन ऑफ द बिग प्रोफेसर्स इन प्रिंसटन आई थिंक। तो ही इज वेरी वेल नोन इन द इंडस्ट्री। उसके अलावा यू हिमांशु, आपने भी, यू हैव अ क्रेजी बैकग्राउंड इन एआई वेब3, और उसके पहले भी इंजीनियरिंग में, यू आर वेरी वेल नोन। संदीप, ऑफ कोर्स आवर फेवरेट पॉलीगॉन गेस्ट जो वेब3 की दुनिया पे भी आए। संदीप, हु इज द फाउंडर ऑफ पॉलीगॉन, वो भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके साथ जुड़े। एंड आई थिंक योर एडवाइजर्स आर आल्सो रियली ह्यूज एंड अमेजिंग, जैसे कि आइगन लेयर के इफ यू ऑल नो, श्रीराम इज इन दिस पर्टिकुलर मिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटिएंट बनाने का आइडिया कहां से आया? इतनी अच्छी, इतनी सुंदर टीम कैसे आपने ऑर्गेनाइज करी, और कैसे ये पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करके यू गाइस रेज्ड फंड्स एंड आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स बिल्डिंग ओपन, ट्रूली ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड एआई। तो ये स्टोरी क्या है सेंटिएंट की? ओके, स्टोरी तो बड़ी सिंपल है। इस आइडिया का टाइम आ ही चुका है, इस आइडिया को करना ही था, कोई ना कोई करता ही, तो इट्स नॉट आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, तो हम लोग उसमें कैसे, उस स्टोरी का पार्ट कैसे बने, वो मैं बताता हूँ। तो प्रमोद, मैं यूएस में था काफ़ी टाइम, आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम यूएस, और प्रमोद के साथ मैंने एक छोटा सा बीच में पोस्ट डॉक भी किया था। तो प्रमोद एक तरह से मेंटर है मेरे पुराने, और तो मेरा प्रीवियस स्टार्टअप विटनेस चेन इज विद प्रमोद। ठीक है, तो वो भी साथ में ही था, और मैं टाइम टू टाइम प्रमोद से इवन बिफोर विटनेस चेन पूछते रहता हूँ क्या चल रहा है, बिकॉज प्रमोद थोड़े नॉन टिपिकल प्रॉफ हैं, वो बहुत अलग चीज़ें करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो शुरुआत में उन्होंने ये एक फ्लैरियन नाम की कंपनी है जिसने फ्लैश ओएफडीएम किया था जो 4G बन गया, तो प्रमोद उसके इनिशियल टीम मेंबर के पार्ट हैं। और फिर
जनरली हम लोग सब एक थियोरेटिकल साइड के लोग हैं, तो उस साइड के लोग नॉर्मली इस तरह की क्रिप्टो कंपनी कम खोलते हैं, और प्रमोद का ये पहला या दूसरा स्टार्टअप नहीं है, वो कई सारे फेल्ड क्रिप्टो स्टार्टअप हैं। और यू नो, फॉर अ पर्सन ऑफ हिज एमिनेंस देयर इज नो नीड टू फेस फेलियर, व्हिच टेल्स मी अबाउट कि सुन लो एक आदमी क्या कह रहा है, ये बहुत अनोखी चीजें करता है। तो आई फ्रॉम टाइम टू टाइम गो एंड आस्क हिम क्या चल रहा है। तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड crypto side, although my background is in information theory and a bit of cryptography. My research area is on that side, तो मेरे को वो आता है क्रिप्टोग्राफी, बट क्रिप्टो नहीं आता था। मैं क्रिप्टो क्यूरियस बहुत पहले से हूँ, बट क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर 3-4 साल से ही हूँ। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट है। तो मैं और प्रमोद तो पहले से ही स्टार्टअप कर रहे थे जिसका नाम है विटनेस चेन। अब इसमें श्रीराम कैसे आया, ये स्टोरी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्चुअली श्रीराम प्रमोद का पीएचडी स्टूडेंट है। आई बिलीव इन द पावर ऑफ नेटवर्क्स एंड पीपल एंड कम्युनिटी, तो हम लोग सब साथ में ही रहते हैं यार। तो अनलाइक वेस्ट इंडिविजुअल सोसाइटी, मैं तो इस वाली में बिलीव करता हूँ। तो प्रमोद, श्रीराम एंड आई, वी रोट फॉर दिस विटनेस चेन एंड आइगन लेयर पर्सपेक्टिव। वी स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, श्रीराम विटनेस चेन आइगन लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग विटनेस चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या वो डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम होगा जो इन फोर्सेस को ब्रेक करेगा, उसमें क्रिप्टो इकोनॉमी सिक्योरिटी का क्या रोल होगा, उसका लेयर डिजाइन क्या होगा। हम वैसे टेक्निकली सोच रहे थे, और इट टर्न्स आउट कि संदीप दूसरी तरफ सोच रहा था इसके बारे में, कि एक मेटा पे एक इस तरह की कंपनी बन गई है ओपन एआई जैसी, और इंडिया जैसी कंट्री का क्या रोल होगा उस जब वो कंपनी बन जाएगी, वो पावर कैसे डिसेंट्रलाइज होगी, वो कैसे होगा, वो उस तरफ से सोच रहा था, राइट। तो टर्न्स आउट दैट Shriram and Sandeep met and they discussed this problem, and Shriram saw common points. उसने बोला अरे मैं उन लोगों से भी उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, हमने एक पेपर भी लिखा था, हालांकि वो सेम चीज पे नहीं है पेपर, बट यू नो आइडिया शेप एवरी डे, एवरी कॉन्वर्सेशन चेंजेस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट टाइम यू से द सेम थिंग, इट विल अभी मैं अगली बार बोलूंगा ना तो कुछ और बन चुका होगा, क्योंकि तुमने मुझे एनरिच कर दिया। तो वो होता रहता है। तो वो आइडिया फिर सेम बन गया बाय द टाइम वी आर्टिकुलेटेड विद संदीप, पर वो था नहीं सेम एक टाइम पे। तो फिर श्रीराम ने हमें संदीप से कनेक्ट किया, और कोई, अगर तुम तो संदीप के फैन लगी रहे हो, मतलब मैं भी संदीप का बहुत फैन हूँ, क्योंकि संदीप के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि संदीप डजंट लेट यू डिविएट फ्रॉम द विजन, क्योंकि संदीप का विजन बड़ा सिंपल है कि छोटी बातें मत करो यार। दिस इज अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट टू implement. So even for anyone at any level, because you know, to not talk about small thing means that you give up your comfort zone, give up your expertise and just focus on the big thing. अपने आप से अपने विजन को लिमिट मत करो, राइट। तुम्हें करना है बट तुमसे लिमिटेड नहीं है। तो अगर तुम उसका नेचुरल कंक्लूजन देखोगे तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, हाँ यार ओपन एआई के ही काउंटर फोर्सेस बनानी है, एंड डू नॉट शाई अवे फ्रॉम इट, इट हैज टू बी एट दैट स्केल, वरना नहीं सॉल्व हो पाएगा। वरना सब बैंडेड और ये सब है कि एजेंट बना देंगे, पर्सनलाइज कर देंगे, उस पर वो कर देंगे, वो तो अच्छा है, मतलब लेट पीपल हैव फन, बट वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम तो यही है कि ओपन एआई का काउंटर पार्ट बनाओ। सो दैट्स वेयर दिस विजन केम फ्रॉम। जब संदीप को मिले तो उसने बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट की ये बात, तो हम लोगों को लगा हाँ भाई यही करना है अगले जिंदगी में 5-10 साल। तो फिर हमने ये इसको, यू नो, द बेसिक आइडिया ऑफ एनी whenever you have an idea, it is a meaningless thing until you put it down on a page or a deck, और फिर तुम्हें लगता है क्या बकवास है, ये तो बहुत बोरिंग है, या कितना ठीक लग रहा है, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि तो दिमाग में तो बड़ा ग्लोरियस होता है ना। तो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, वी पुट इट ऑन अ पेपर, उसमें फिर लोगों को दिखाते हैं थोड़ा अंदर, यार ये बोल रहे हैं, तो वो बोलता है यार ये क्या बकवास है, ये क्या घटिया है, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। थोड़ा टाइम तुम सुनते हो बाकी लोगों की कि हाँ सही कह रहे हैं, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं समझ गया, अब इनकी सुननी नहीं है मुझे, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है, राइट। लाइक दैट्स द स्टोरी ऑफ एनी पिच डेक। इट स्टार्ट्स फ्रॉम idea, then it becomes a thing on paper, then there is a bashing period where you listen to a lot of people and then you stop listening to anyone and say कि मैं अपनी करूंगा, and that's when it becomes a powerful idea, क्योंकि you have to first have conviction in it। अब ये ब्रिज हो सकता है तुम ना कर पाओ कि मैं अपनी करूंगा, तुम्हें लगे नहीं यार सही बोल रहे हैं लोग, इसमें ये भी है वो भी है ये भी है वो भी है, तो वो फिर ड्रैग होता रहता है, कभी बड़ा नहीं बनता, छोटा स्टार्टअप बन सकता है। बड़ा स्टार्टअप बनाना है, बड़ा आइडिया पढ़ना है, तो एक टाइम पे एक ऐसा फेज आना चाहिए कि तुम सुननी बंद कर दो। हाँ, तो वो फेज हमारा आया, तो हमें लगा सही है ये बड़े की तरफ ही जा रहा है। So we structured it in this way that there is a sentient foundation. We understood it as a science idea. This is a foundation idea. So the foundation should focus on science and the protocol. And this idea will grow with others coming along and helping us and building on us, because we are all fascinated by the Ethereum story.
तो उसका काउंटर पार्ट ओपन एआई की उसमें स्टोरी में क्या होगा, वो यही हम बनाने की कोशिश करें। तो इसलिए हमने फाउंडेशन अलग रखी, और सेंसेस हमें लगा कि यार अगर किसी को इसमें करना है तो अलग से होना चाहिए, हम लोग को उसमें डायरेक्टली नहीं घुसना चाहिए। तो सेंसेस अलग है, वो एक कंपनी है जो इसके ऊपर इन आइडिया को मटेरियलाइज कर रही है इनटू डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वो उसका स्ट्रक्चर है। नोशन पेज क्यों है? क्योंकि यार कोई और कुछ करने का फायदा नहीं है। क्या फायदा, क्या बना दूंगा तो क्या वेबसाइट, मतलब यू नो वी हैव द मनी टू मेक अ बेटर वेबसाइट, हाउ डज इट मैटर? तो इन्फॉर्मेशन देनी है वो हम मिल ही रही है जितनी हमारे पास अभी है। बिल्कुल, that's what I'm saying, like you know it's very bare metal and it is very much foundation like. तो बहुत अच्छी बात है कि you started with the foundation and this has to remain a foundation. So basically we can say that Sentient is trying to build a decentralized open source much more powerful AI option which can compete with OpenAI and powers of Microsoft and Google. And you know वो दूसरी एक second answer ढूंढ रही है to this AI problem that lot of people जिन्होंने power इसकी देखी है, right? बिल्कुल बिल्कुल, exactly. Or what is your story getting into AI and you know from that? Basically, I know that you studied from prestigious colleges. उसके बाद IISc में you started teaching and things like that. So what is the story of getting there after 3 साल का break लेने से, like you know how did that go? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था कोई प्रोफेसर ब्रेक ही नहीं लेता था, सब पढ़ाते रहते थे. That was the problem. ये break, what is the concept there? ज्यादा पढ़ा रहे हैं तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हें, हाँ, इंटरेस्टिंग। तो ओके यार, मेरी स्टोरी तो बड़ी सिंपल है। मैं तो इंडिया का लायक बच्चा हूँ। जो भी कुछ होता है वो मेरे जैसे बच्चों के लिए होता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी कुछ हो, वो हमें एनेबल कर रही होती है। तो मैं तो बहुत एनेबल्ड हूँ इंडिया से। आई वेंट टू ग्रेट पब्लिक कॉलेजेस विच वर ऑलमोस्ट फ्री, डिडंट पे मच फीस, एंड ऑल्दो आई कुड अफोर्ड इट, आई एम ओके, वेल टू डू, ओल्ड फैमिली, यू नो, सब। अब दिल्ली के लोग हैं, सालों से 300 साल से उसी जगह पे रहते हैं, उसी गांव में रहती है फैमिली। एक हस्ताल करके गांव है वेस्ट दिल्ली में, वो 300 साल पुराना गांव है, वहीं से हम लोग सब हैं, जो एटलीस्ट मेरी फैमिली। और अरे उधर वेस्ट तो दिल्ली, वेस्ट दिल्ली वेस्ट दिल्ली, बिल्कुल अरे हार्डकोर बाप है, रे. हार्डकोर बिल्कुल, कोई ऐसे छोटा मोटा तो नहीं। वही मैं पूछ रहा हूँ, वेस्ट दिल्ली से लेके इतनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज और इतनी सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नहीं मतलब जर्नी. मैं थोड़ा सॉरी, मैं ये कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ नीचे से उठ के बन गया। मैं भाई बहुत प्रिविलेज में पला बड़ा हूँ, मतलब मैं अच्छे स्कूलों में गया हूँ, तो लैंग्वेज तो पढ़ाई है, टीचर ने सीख ली है, वो कोई बात नहीं है। मैथ में ही मैं बहुत ट्रेन रहा हूँ बहुत सालों से, मेरा बहुत इंटरेस्ट है, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे टीचर मिले। फिर उसके बाद IIT दिल्ली चला गया मैं, तो वहाँ मैं पढ़ा। फिर उसके बाद यूएस चला गया। उसके बाद मुझे इंडिया आना था, तो द बेस्ट प्लेस टू डू रिसर्च इन इंडिया इज IISc. देयर इज नथिंग व्हिच कम्स क्लोज टू इट. इट इज जस्ट लाइक वे अहेड ऑफ एनीथिंग एल्स. तो इंडिया क्यों आए दैट्स वापस? यू कुड हैव स्टेड इन यूएस, जो अधिकतर लोग करते हैं. वहाँ की शांति, वहाँ का लाइक यू नो द यूएस पे वर्सेस कमिंग टू इंडिया. द चार्म ऑफ यूएस इज, आई टेल यू व्हाट द चार्म ऑफ यूएस इज, क्योंकि वो मैं पहले बताना चाहता हूँ। खराबियां तो मैं बाद में बता ही दूंगा। चार्म इज के it's a global place. US is not US. US is the world, right? Like my roommate was Turkish for some time. My roommates were one of my first roommate was Ukrainian oboe player. You know, so it's a global place. Valley is a global showcase. So you get to eat सिलिकॉन all वैली. food. Valley, हाँ, सिलिकॉन वैली तो तुम एकदम से दुनिया के सेंटर में पहुंच जाते हो। तो यूएस का चार्म ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट असेंबल देयर. somehow they have created a magnificent society where talent from across the world naturally comes in there. वो उनकी विक्ट्री है, और वो यूएस का चार्म है। यूएस की बकवास ये है कि भाई वो मेरा कंट्री नहीं है, बड़ा सिंपल है। वहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बट ऐसे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है उनको मेरी। मेरे को बहुत ज़रूरत है उनकी, बट उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरी। मेरा कंफर्ट जोन वहाँ होता है जहाँ थोड़ी मेरी भी ज़रूरत हो। जहाँ सिर्फ मुझे ही ज़रूरत है ना, वो मेरा मन नहीं बैठता वहाँ पे। तो मैं, और वन दूसरा साइडेड बात, रिलेशनशिप्स आपको अच्छी नहीं लगती बेसिकली. बचपन से ही कोई अगर बहुत हॉट बंदी वो कर दे तो बोला नहीं भाई ये सब बकवास, मैं नहीं उसमें घुसता, अपनी औकात में। तो 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 Alright. तो तो अ, तो
वन साइड मुझे पसंद नहीं है, और दूसरी पार्ट ये है कि देयर इज अ ह्यूज कंफर्ट एंड advantages that you have in your own society where you know each and every corner of it. Society is run with by cliques. Unfortunately, I don't believe in individualism. I don't believe in disrupting because US की सोसाइटी बड़ी पेक्यूलियर है. पहले वो इंडिविजुअलिस्टिक है, अपने दोस्तों से ज्यादा बातें नहीं, भाई बहन से ज्यादा बातें नहीं, कुछ नहीं, सब अलग. इट्स एनेबल्ड इंडिविजुअली. लेकिन एट द सेम टाइम तुम कॉफी लेने जाओ तो नाम पूछते रहते हैं लोग, ऊपर से एक लेयर बना दी उन्होंने तो प्यार की. तो मेरे को वो समझ नहीं आता कभी कि मैंने कहा यार एक दूसरे से मैं भी जब यूएस गया था तो इतने सब ग्रीट करके हाउस इट गोइंग जानना किसी की नहीं था. एट द कोर इट्स इंडिविजुअल, ऊपर से एक लेयर है ये रैंडम. तो वो मुझे कंफ्यूज करती है यूएस के बारे में कि क्या बना रहे हैं यार ये. तो मेरे को वो इंडिया वाला पसंद है कि भाई जो लोग जान पहचान के उन सब खुश मिल के रहते हैं, और जो नहीं है पता है इनसे क्या बातें करें यार, जानते भी नहीं है इनको. तो यू नो आई लाइक दैट. तो मैं तो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता था. दैट्स व्हाई आई केम बैक टू इंडिया. इट सो हैपेंस एंड दिस इज समथिंग आई वुड give myself a little credit for it. I always believed that when you go back to your roots or even just touch it a little bit, then there's a huge comfort and advantage that you have there. You can't believe how opportunities will start chasing you. So especially if you have something to offer. If you don't have something to offer, कुछ तुम by desperate time चल रहा है तो बहुत फैक्टर्स होते हैं. मेरे को ऐसा कुछ था नहीं, तो I'm okay. घर का भी बहुत सपोर्ट मिला है. मेरी माय वाइफ आल्सो मूव बैक विद मी. ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी. तो आई मूव बैक एंड IISc इज अ ग्रेट प्लेस. माय कलीग्स आर ग्रेट. उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है. 3 साल से मैं लीव पे हूँ बिकॉज IISc इज आल्सो trying to think of different models through which our faculty can contribute to the country beyond just writing papers, right? I should not say just writing papers. It took a lot of effort to get to a place where now at every top CS conference you will say people from IISc coming in or top econ. That took some 20 years of effort, but we are there. So what's the next step? The next step is कि हम अंदर क्या disrupt कर रहे हैं यार ये सब करके, उसको डबल क्लिक करते हैं. कुछ तो करा ही है. इसरो IISc की एक तरह की देन है, तो IISc की सक्सेस स्टोरी वो है. बट व्हाट वुड बी द वन विच अवर नेक्स्ट जनरेशन अप्रिशिएट. सो आई एम अ बिग बिलीवर इन यंगर पीपल. मैं खुद ही यंग हूं, बट और मतलब 18 साल से भी कम. सब कुछ वहीं पर है, सारा कुछ उसी सब कुछ वहीं पर है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है. जो 18 साल से कम के बच्चे हैं ना, जो वो कर रहे हैं ना, वही फाइनल वैल्यू सोसाइटी. तो वो क्या चाहते हैं? तो वो चाहते हैं बिल्कुल फ्रीडम, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चीज. तो IISc सोचता है तो कैसे इनेबल कर सकता है वो. तो मैं उसी का एक मैनिफेस्टेशन हूँ सोच का कि दे अलाउ पीपल लाइक मी टू टेक लीव, कि करो जो करना है, देखते हैं क्या होता है. तो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग एज एन इंस्टीट्यूट. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड आई थिंक यू विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ अंडरकरंट्स ऑफ एफर्ट इन इंडिया व्हिच वी डोंट अप्रिशिएट, जो बनाता है धीरे धीरे देश को, किसी सोसाइटी को एक एक करके. तो IISc भी उनमें से एक है. इंडिया स्टोरी में विश्वास है? यू थिंक देयर इज अ इंडिया स्टोरी कमिंग इन? मैं तो विश्वास नहीं है, मतलब मैं और नहीं मैं आई एम नॉट अ पर्सन जिसको इंडिया से कुछ चाहिए, मेरे को तो देना है. मैं थोड़ी ना विश्वास करके उस पर मेरे लिए क्या, वो मैं उस रोल का नहीं हूँ यार. मैं कंप्लेंट कर ही नहीं सकता. मेरे को तो ठीक करना है. कंप्लेंट करने वाले लोग तो होने चाहिए जो बोले मेरे टैक्स का क्या, रोड में गड्ढे क्यों हैं. वो किसको कंप्लेंट कर रहे हैं, वो मैं हूँ. मैं तो ठीक करना चाहता हूँ. तो मेरा उसमें वो रोल. That's a very big vision. और sentient भी I think is मतलब लोगों के पास पासपोर्ट भले ही अलग-अलग कलर के हों, पर it is founded by people who were born in India. तो ये एक इतनी बड़ी कंपनी who are born in India and who want to have a global impact. But Sentient is a global company. To be fair, Sentient is a global company, but it is found by people who are born in India. That's correct, and they want to have a global impact. Which is very proud for every Indian कि like you know Indians can also compete with OpenAI. Sam Altman आया था इंडिया और उससे जब किसी ने पूछा था कि OpenAI जैसी कंपनी इंडिया बना सकती है क्या, तो he said that it's not possible to do that. And from that Sentient जैसे कि एक कंपनी बनाना found by 4 Indian people, but of course it's a global company. Of course is definitely something which makes every Indian very proud. बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा है. मैं आखिरी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा. ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स टाइम, बट आई वुड लाइक टू टिकल योर ब्रेन ऑन दिस लास्ट क्वेश्चन. ऑफ कोर्स वी गो, और आप लोग जो बना रहे हो वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ बना रहे हो. Web3 के अंदर लोग शॉर्ट टर्म विजन वाले भी होते हैं, मीडियम टर्म विजन वाले भी होते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. आई एम श्योर कि आप लोगों ने 100 साल के लिए कंपनी बनाई है एटलीस्ट, एंड इट इज ट्राइंग टू सॉल्व अ नोबल विजन. तो basically where do you see Web3 and AI over the course of 10 years, और Sentient का उस 10 साल के बाद क्या रोल होगा Web3 और AI को लेके, एंड इन जनरल अबाउट AI and humanity? क्या
What is the 10-year vision of Sentient? पहली बात तो ये कि 10 साल में Web3 का क्या होगा, 10 साल 20 साल, Web3 तो बहुत लंबी चीज है, बिकॉज इट्स डिफाइनिंग अ न्यू इकोनॉमी। जो मैंने कहा, बहुत एनेबल्ड जनरेशन बड़ी हो रही है, तो उसका कोर है Web3 कि भाई जो मैं बनाऊं मैं ओन करूं। तो आई बिलीव दैट Web3, एटलीस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI, आवर मिशन, इट वांट्स टू क्रिएट द क्रिएटर इकोनॉमी इक्विवेलेंट ऑफ AI। कि यार मेरे को अलग से पैसे निकाल के यहाँ इन्वेस्ट करने हैं, वो नहीं करने, मेरे को नहीं करना है सब। मेरे को ये AI बनाना आता है, मैं बनाऊंगा, होपफुली इससे सब पैसे बन जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ ऐसे ही जी है एक्चुअली, कि मेरे को नहीं यार, मेरे को नहीं आता कि भाई मैं कैसे ये पैसे लूं अपने, पैसे तो अपने आप आ जाते हैं। तो वो इकोनॉमी कैसे काम करती है? वो यही काम करती है कि यार कुछ रेल्स हो जहां पे जो तुम बना रहे हो वो ऑटोमेटिकली फैल जाए, ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट कर जाए। तो वो हम क्रिएट करना चाहते हैं AI Web3 की इकोनॉमी, जो क्रिएटर के लिए हो गया ऑलमोस्ट। क्रिएटर्स अब वहां पहुंच चुके हैं कि अगर तुम सिर्फ वीडियो बनाते रहो तो तुम अच्छे बन सकते हो बहुत, और तुम्हें कुछ ज्यादा और सोचना नहीं है कि उसको लेके फिर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूं, वो भाई उससे ही हो जाएगा तुम्हारा। क्या वो सिर्फ डेवलपर के लिए हो रहा है? आई थिंक Web3 is enabling that. That is very important for me, the digital rights and the monetization piece of it. So I think Web3 will become big there. Hopefully this becomes a channel which takes Web3 adoption even more, makes it 100 times. I don't know कितना है, अभी 100 टाइम्स बोल दिया मैंने ऐसी, तो बड़ा नंबर कोई अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, 10 15 100, ठीक है। तो that's one part of Web3 I'm very excited about. It becomes more pervasive through this usage and ownership and this digital rights in this part. AI की स्टोरी 10 साल बाद बहुत अनरिमार्केबल होगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। It would have entered your life in a way that you stop recognizing it. कि जैसे कि मैं जैसे अभी हम वेबसाइट्स को जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे वेबसाइट को जानते हैं, राइट? जैसे इंडिया में बेटर एग्जांपल UPI है, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, और मतलब सब यूज करे बैठे हैं कोने कोने पे। तो वो उसका एग्जांपल है। वो सोच नहीं रहे कि वो कितनी जब प्रेस किया तो यहाँ गया, फिर वहां से डेटा सेंटर गया, वो ही सोच रहा बंदा ना, वो तो अपना बेच रहा है जो भी वो बेचता है वहां बैठ के कोने में। तो दैट इज द मैजिक ऑफ अ ग्रेट टेक्नोलॉजी, दैट इट गेट्स आउट ऑफ योर वे। AI luckily from day zero has been that way. AI never, Web3 की कमी है थोड़ी सी, it comes in your way. AI has never been in your way. It is always a hidden technology which is very powerful. So for example, the thing which fascinates me is how my daughter has adopted voice as her mechanism to interact with internet. That's her go-to interface, not typing. Her go-to first attempt interface is saying it. तो वो AI फर्स्ट जनरेशन है। उनको तो लगता है बोलना ही, हमारे घर में गूगल होम है, वो आके उसी से बात करती है सीधा, उससे लाइट ऑन करती है, उससे ही वो गाने चलाती है, अपनी गूगल क्वेरी भी वो बोल के ही बोलती है। तो ऑलरेडी यू सी दिस वॉइस फर्स्ट जनरेशन is already here. They're already talking to machines. They feel it's normal. Wow. तो ये ऐसा घुस जाएगा कि ये मुझे लगता है पता भी नहीं लगेगा एग्जिस्ट करता है। गाड़ी और सेंटिएंट इसमें क्या करेगा? Web3 और AI के Sentient का बहुत सिंपल रोल है इसमें। Sentient is a model company who want to build this model with community contributions, और वो सभी सेम यूज केसेस, कोई अलग यूज केस नहीं, यूज केस यही है, पूरी दुनिया के हर यूज केस सब सेम है। ओनली थिंग इज पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट विल अर्न थ्रू इट। वो क्रिएटर इकोनॉमी का व्हीकल बनना चाहता है AI बिल्डर्स के लिए। दैट्स इट। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही मेरे ख्याल में गजब का शो रहा है। आई एम श्योर सब लोग जो यूजर्स हैं और व्यूअर्स हैं AI के, उनको समझ आया होगा the reason why you need OpenAI, why you need decentralized AI, and what is the vision and mission of Sentient. अगर आप चाहो तो sentient.foundation पे जा सकते हो और इनकी डिटेल में, मतलब एकदम डिटेल तो अभी रिलीज नहीं करी है। आई एम श्योर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको थोड़ी और सेंटिएंट के बारे में डिटेल पता चली होगी, बट इन द फ्यूचर बहुत सारी चीजें आएंगी सेंटिएंट के बारे में। दे आर गोना रिलीज फ्यू मोर बिगर थिंग्स वेरी वेरी सून, तो उसको आप जाके देख सकते हो। बट बिफोर दैट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सेंटिएंट, तो आप जरूर उनकी वेबसाइट पे जाके यू कैन लुक इनटू सेंटिएंट, व्हाट दे डू, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, द पीपल हु आर इन्वॉल्वड हियर, और उनके पास कुछ ओपन रोल्स भी हैं। So if you are looking forward to joining them, so of course आप अगर आप legal, you can be the director of legal, product marketing, director of business management, operations and front end engineer, इन सब के roles इनके पास अभी भी available है। And I'm sure in the future और ऐसे roles आएंगे और तरीके आएंगे contribute करने के लिए Sentient में। So I would suggest everybody to be involved in this particular big mega project founded by Indian companies, which is trying to be a global phenomenon,
एंड कंपीटिंग विद OpenAI विद अ वेरी वेरी, बहुत ही मैं बोलूंगा एक नश्वर आप लोगों का एक बहुत ही वर्जिन आइडिया है, जो कि कोशिश कर रहा है डिसेंट्रलाइज्ड एआई, ओपन सोर्स एआई बनाने की, जो कि कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेवर ना करे. सो थैंक यू हिमांशु फॉर कमिंग ऑन द शो and talking to us about OpenAI, Sentient, as well as the whole of decentralized Web3 OpenAI. And I'm sure आपको भी बहुत मजा आएगा. बहुत मजा यार. Thank you very much. Very nice to be here. Thank you. Amazing. Thank you everybody and thank you Mudrex for sponsoring this particular show. Mudrex की जो details हैं वो आपको description में मिल जाएंगी. Thank you. We'll see you in the next time.